अच्छा जी, द पेपर इज जून 18 पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है। अच्छा भाई, शुरू के एमसीक्यू हमेशा हल्के होते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स से आते हैं वो। सही है। तो सबसे पहले एमसीक्यू इन इकोनॉमिक्स, नेचुरल सनलाइट इज क्लासिफाइड एज अ फ्री गुड। सही है। नेचुरल सनलाइट इज क्लासिफाइड एज अ फ्री गुड। अच्छा, अगर फ्री गुड की मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊँ ना, तो फ्री गुड क्या है? जो वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिकली जिनकी सप्लाई जो है ना वो अनलिमिटेड है, काइंड ऑफ। जिनकी सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये कुदरत की तरफ से। सही है। वैसे तो हर चीज़ कुदरत की तरफ से है, इसको बोला जाता है कि भाई ये कुदरत की तरफ से फ्री है, कोई प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं करता ये। सही है। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इसकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है अ गुड विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ गुड विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। अच्छा अच्छा, एक टाइम पे हमारा वाटर फ्री गुड हुआ करता था, एक टाइम पे। पर क्योंकि अब जो है वो हमारा एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया है और हमारी वाटर की यूसेज इतनी बढ़ गई है कि वाटर अब फ्री गुड में नहीं आता। वाटर इज अ स्केर्स गुड नाउ। सही है। वाटर इज अ स्केर्स गुड नाउ। सही है। तो फ्री गुड वो होते हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो। अब जैसे लेट्स से अगर मैं वाटर को एक जगह पे यूज करता हूँ तो मैं इसको दूसरी जगह पे यूज नहीं कर पाऊंगा। सही है। सनलाइट का क्या सीन है? अगर मैं इसको एक जगह पे यूज कर रहा हूँ, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है इसकी, मैं सनलाइट को यूज करके किसी चीज को फॉरगो नहीं कर रहा। सही है। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जो मैच कर रही है वो क्या कर रही है? देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सनलाइट। तो सी इज द राइट आंसर। तो हमेशा जो है वो डेफिनेशन की बेसिस पे जाया करो, तो आपकी नॉलेज पक्की होनी चाहिए। ठीक है। बाकी ऑप्शन भी अच्छे हैं। अब जैसे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट कैन बी कंज्यूम्ड, अच्छा ऑप्शन है ये। सही है। मसला नहीं है इसमें। सनलाइट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ये भी अच्छा है, पर ये वेग आंसर है, वेग। हमें इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आंसर देना है। इकोनॉमिक के टर्म्स में फ्री गुड क्या होता है? अ गुड विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तभी मेरा आंसर है देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सनलाइट। तो सी इज द राइट आंसर। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वुड बी क्लासिफाइड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल फॉर एन एयरलाइन? इकोनॉमिक्स में व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज सिंपली मैन मेड रिसोर्स। ये मैन मेड रिसोर्स, इंसान बनाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी। इसकी पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट, क्योंकि हम ये बैंक से निकलवाते हैं। सही है। तो इन ऑप्शंस में से मैन मेड रिसोर्स कौन सा है? द एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय एन एयरलाइन। यस, एयरक्राफ्ट इज अ कैपिटल क्योंकि मैन मेड रिसोर्स है। द मनी द एयरलाइन कीप्स इन द बैंक, ये मेरा अकाउंटिंग के टर्म्स में, इकोनॉमिक्स में नहीं है ये। सही है। द पायलट द एयरलाइन यूजेस, ये मेरा लेबर है, ये मेरा लेबर है। द शेयर्स ऑफ द एयरलाइन कोटेड ऑन द स्टॉक मार्केट, दिस इज नॉट कैपिटल। सही है। ये अकाउंटिंग के टर्म्स में। इकोनॉमिक्स में कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिक्स में कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, एग्जाम्पल मशीनरी, और इसकी पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। तो ये हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आंसर देने, अकाउंटिंग के टर्म्स में आंसर नहीं देने। सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थ्री, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, which position is most likely to lead to the greatest outward shift on the PPC? आपके पीपीसी में शिफ्ट कब आता है? जब आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है। आपका पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? जब एक मुल्क जो है वो अभी करेंटली कैपिटल गुड ज्यादा बनाता है और कंज्यूमर गुड क्या बनाता है? कम बनाता है। तो अगर आप अभी अपनी कंजम्पशन को फॉरगो करोगे और आप अभी अपनी कंजम्पशन को कम करके कैपिटल गुड ज्यादा बनाओगे, तो लॉन्ग रन में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बात आप हमेशा याद रखना कि कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है। सही है। आजकल के टाइम्स पे क्या हो रहा है? आजकल के टाइम्स में मार्केट फेलियर क्या है? यहाँ पर भी एक मार्केट फेलियर आता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये याद रखना हमेशा। एक मार्केट फेलियर होता है। आजकल के टाइम्स में क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो कंज्यूमर गुड को ज्यादा बना रहे हैं और कैपिटल गुड को कम बना रहे हैं। ये मार्केट फेलियर क्यों है? ये मार्केट फेलियर इसलिए है क्योंकि वो लोग अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यार अभी हम कंज्यूमर गुड को ज्यादा बनाएंगे, हम ज्यादा पैसा कमाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। पर ये ढक्कन ये नहीं सोच रहे कि अगर हम अभी कम कैपिटल गुड बनाएंगे तो फ्यूचर में हम कंज्यूमर गुड कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में हमारे मुल्क का पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट फेलियर क्या है? यहाँ पर मार्केट फेलियर ये है कि मेरे रिसोर्सेज सही जगह पे एलोकेट नहीं हो रहे। मुझे कैपिटल गुड ज्यादा बनाना चाहिए, मैंने अपने रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड में लगाए हैं। तो इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्मिनिज्म। शॉर्ट टर्मिनिज्म को मैं हमेशा ये बोलता हूँ छोटी सोच। क्यों छोटी सोच? क्योंकि मैं सिर्फ अभी अपना करंट फायदा देख रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा। तो शॉर्ट टर्मिनिज्म इज अ मार्केट फेलियर। आप फ्यूचर का नहीं सोचते, आप अभी खाली अपना करंट प्रॉफिट देखते हो। ये तीन एमसीक्यू क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब तो मेरे ख्याल में क्वाइट सिंपल हो गया है ये। कैपिटल गुड ज्यादा किधर आ रहे हैं? बताओ, देख के बताओ। कैपिटल गुड ज्यादा किधर आ रहे हैं? डी में आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, डी में सबसे ज्यादा कैपिटल गुड है। सही है, सिंपल।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, what is the major advantage of market economic system? Market economic system क्या होता है? जिसमें there is no government intervention over a mixed economic system. Mixed economic में क्या होता है? Private plus public. सही है, प्राइवेट प्लस पब्लिक. मार्केट इकोनॉमिक में क्या होता है? सिर्फ प्राइवेट होते हैं, देयर इज नो पब्लिक सेक्टर, कोई गवर्नमेंट नहीं होती. तो भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का मिक्स्ड इकोनॉमी के मुकाबले में एक मेजर एडवांटेज क्या है? ऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर डिमांड. जो कंज्यूमर बोलता है वो मिलेगा. कंज्यूमर पावर, अगर आपको याद हो, कंज्यूमर पावर यहाँ पर एक्सीड करती है प्रोड्यूसर पावर को. कंज्यूमर जो बोलेगा उसको मिलेगा. सही है, कंज्यूमर की चलती है यहाँ पर. कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, जो हमारा वर्ड होता है. सही है, उसका मतलब ये होता है कंज्यूमर पावर. सही है. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. ये तो मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन है. प्रोड्यूसर्स इंक्लूड एनी एक्सटर्नल कॉस्ट दे क्रिएट इन द प्राइस ऑफ द गुड. बिल्कुल गलत. मार्केट फेलियर में तो एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर करते हैं. मार्केट इकोनॉमी में एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, तो दिस इज अ डिसएडवांटेज. देयर विल ऑलवेज बी एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल गलत. मार्केट इकोनॉमी में अनइवन होती है डिस्ट्रीब्यूशन. सही है. अमीर और गरीब का फर्क बहुत ज्यादा होता है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल में कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का ऐसा क्या एडवांटेज है जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं होता. तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर पावर ज्यादा होती है. जो कंज्यूमर बोलेगा उसको मिलेगा. मिक्स इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता. मिक्स इकोनॉमी में कंज्यूमर की इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट भी होती है. सही है. जिधर गवर्नमेंट होती है ना, वहां पर कंज्यूमर की पावर लिमिट हो जाती है. सही है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर बीफ विद द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम x. तो मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्या है? x. तो हमेशा मार्क कर लिया करो. x पे आप नोटिस करो, ये मेरा सप्लाई चल रहा है और ये मेरा डिमांड चल रहा है. सही. सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम आ गया. ठीक है. व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द इनकम्स इन द यूएस राइज. इनकम कौन सा फैक्टर है? डिमांड फैक्टर, सप्लाई फैक्टर. इनकम कौन सा फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस. फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस. सही है. और जो भी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस होते हैं, उनमें क्या आता है? शिफ्ट आता है. तो जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए. तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए. डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? मेरा डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा. किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट. तो मेरा डिमांड कब जाएगा? राइट पे. जब डिमांड कब मेरा राइट पे आएगा, तो मेरा नया इक्विलिब्रियम क्या होगा? सी होगा. सही है. तो सी इज द राइट आंसर. सिंपल, बहुत आसान सवाल था भाई. यानी सप्लाई कम क्यों होगी भाई? सप्लाई कम नहीं होगी, सिर्फ डिमांड राइट बढ़ जाएगा. सप्लाई का तो कोई फैक्टर ही नहीं बताया हुआ. सवाल में. क्वेश्चन नंबर 6, the table shows government estimates of the private and external benefit and cost of building a new dam. सही है. yes. what is the difference between the social benefit and social cost? अच्छा भाई, social benefit का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट. प्राइवेट बेनिफिट कितना है? 250. एक्सटर्नल बेनिफिट कितना है? 325. तो 250 प्लस 325 इज व्हाट? 575. और सोशल कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. तो सोशल कॉस्ट मेरी कितनी है? प्राइवेट कॉस्ट कितनी दी हुई है सवाल में? 200. और एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 150. तो सोशल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 350. तो मेरी सोशल बेनिफिट जो है वो एक्सीड कर रहा है सोशल कॉस्ट को. क्यों? क्योंकि मेरा सोशल बेनिफिट 575 है और मेरी सोशल कॉस्ट कितनी है? 350. सही है. तो मेरा नेट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला होता है सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट. तो सोशल बेनिफिट कितना है? 575 माइनस सोशल कॉस्ट 350. तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज डी. आंसर इज 225. सही है. तो सिंपल था सवाल. सही, आसान था, बहुत हल्का सवाल था. ठीक है. तो ये फॉर्मूला भी हमेशा याद रखना. नेट सोशल बेनिफिट. अच्छा, अगर नेट सोशल बेनिफिट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि सोशल बेनिफिट एक्सीड कर रहा है सोशल कॉस्ट को. सही है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है. अगर नेट सोशल बेनिफिट नेगेटिव है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि सोशल कॉस्ट एक्सीड कर रही है सोशल बेनिफिट. सही है. तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये बहुत टेस्ट होता है. सही है. क्लियर है यहाँ तक?
क्वेश्चन नंबर 7, the diagram shows the supply curve for a good. सही है. What is the price elasticity of supply when the price rises from $2 to $4? अच्छा भाई, तो PES का फॉर्मूला क्या होता है? PES का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये फॉर्मूला होता है. सही है. कोई मुझे बता सकता है कि मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? 2 से 4 जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. सही है. तो न्यू प्राइस क्या है? न्यू प्राइस इज 4, ओल्ड प्राइस इज 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100. सही है. क्लियर है भाई? ऐसे नहीं बोलो, जीरो नहीं होता यार. कैलकुलेटर यूज करो भाई, 100% आएगा, जाहिर सी बात है. सही है. जीरो नहीं होता. यही मसला है तुम लोगों का, 1.5 हो बहुत. कैलकुलेटर चलाया करो. और क्वांटिटी का बताओ. 20 से 30 जा रही है. क्वांटिटी का बताओ. अभी ये मैंने निकाल के दिखा दिया ना, इसी तरीके से निकालो क्वांटिटी का. क्वांटिटी का क्या है? परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का क्या है? सिंपल सवाल पूछा है. न्यू माइनस ओल्ड. न्यू क्वांटिटी क्या है? 30, ओल्ड है 20, तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 क्या आएगा? 50%. यस. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्लस 50% डिवाइडेड बाय प्लस 100%, तो आंसर क्या आएगा? प्लस 0.5. सही है. तो दिस इज माई PES. अच्छा, आंसर पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? आंसर पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? सिंपल सवाल. व्हाई इज द आंसर इन पॉजिटिव? क्या वजह है? यस, लॉ ऑफ सप्लाई. तो हमेशा PES का आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सही है. यस. सही है. तो आंसर इज B. ठीक है. देखो, तभी इसने साइन नहीं दी, इसको भी पता है पॉजिटिव ही आएगा. सही है. आसान सवाल था. तो ये न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ये वो लेवल में मैंने देखा है कि बच्चों को नहीं आता, ये जरूरी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज अ कमर्शियल बैंक नॉट प्रोवाइड? कमर्शियल बैंक क्या होती हैं? प्राइवेट बैंक्स. कमर्शियल बैंक एज बेसिकली प्राइवेट सेक्टर. कमर्शियल बैंक का एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज. किसी तरह अपना प्रॉफिट मोटिव होता है इनका. सही है. पैसा कमाना है इनको. तो ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को. क्रेडिट सर्विसेज हो गई, डिपॉजिट्स हो गए, वगैरह वगैरह. तो ये लोग कैश प्रोवाइड करते हैं, लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेजेस भी प्रोवाइड करते हैं. बॉन्ड्स ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड्स मेरा गवर्नमेंट है, तो वो आपको सेंट्रल बैंक देता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो. सही है. तो बी इज द राइट आंसर. नॉट बोला था इसने, नॉट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हमेशा बोल्ड जो है ना वो सही से पढ़ा करो. तो बॉन्ड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक. बॉन्ड्स आपको कमर्शियल बैंक से नहीं मिलेंगे. सही है. क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, और कमर्शियल बैंक है तो प्राइवेट बैंक. सही है. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. What will be likely to increase the wages of airline pilots? Airline pilots की wages कब बढ़ेंगे? Incomes increase in the world's major economies. अगर इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो पायलट की भी वेजेस बढ़ेंगी. ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है ना. अगर दुनिया भर में इनकम्स बढ़ रही हैं, तो पायलट की भी इनकम बढ़ेगी. टेररिस्ट अटैक्स डिक्रीज टूरिस्ट ट्रैवल. तो इससे तो डिमांड गिर जाएगी, तो इससे तो वेजेस गिरेंगी, क्योंकि लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड. लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड. अगर आपका ट्रैवलिंग का डिमांड गिर जाएगी, तो पायलट की भी डिमांड गिर जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. कॉस्ट ऑफ एविएशन फ्यूल राइजेस. अगर मेरे कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर्स की, तो इससे वो लोग क्या करेंगे? पर इसका कोई डिमांड से लेना देना, इसका सप्लाई से लेना देना है. सही है. इसका सप्लाई से लेना देना है. हमें डिमांड फैक्टर देखना है. द वर्ल्ड इकोनॉमी गोज इनटू रिसेशन. इससे तो वेजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड कम होगी तो वेजेस कम हो जाएगी. सही है. तो ए इज द परफेक्ट आंसर. क्योंकि आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही हैं. इनकम्स बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी इंटरनेशनल ट्रैवल की. अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड बढ़ रही है, तो पायलट की डिमांड बढ़ेगी, और जब पायलट की डिमांड बढ़ेगी, तो पायलट की वेजेस बढ़ेंगी. सही. तो लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड. ये हमेशा याद कर लो, ये लिख लो अपने पास. जब तक प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो लेबर की डिमांड होगी. सही है. तो लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड. ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर है यहाँ तक? देखो आज जल्दी हो रहे हैं हमसे. क्वेश्चन नंबर 10. What is most likely to help a trade union claim for wage increases in an industry? एक ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग कब होगी? बेसिकली ये पूछ रहा है. एक ट्रेड यूनियन की
बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग कब होगी? सही है। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो रही है ना, तो ये तो कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, वो भी अपनी कॉस्ट कटिंग करेगा, वो भी अपनी प्राइस कम करेगा। तो इस टाइम पे अगर ट्रेड यूनियन उसके पास जाएगा और बोलेगा मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ा दो, वो लात मार के अपनी ऑफिस से बाहर निकाल देगा उसको। सही है। वो बोलेगा वैसे ही हम पे इतना कंपटीशन चल रहा है, आपको अपनी वेजेस की पड़ी है। अ डिक्रीज इन द क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर द जॉब, अगर क्वालिफिकेशंस बहुत कम है, इसका मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इतने सारे लोग आ जाएंगे। सही है। टीचिंग में क्या है, टीचिंग में भाई अब जो बंदा आ रहा है वो पढ़ाना शुरू कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्कूल्स में जो सैलरीज हैं टीचर्स की वो बहुत कम हो गई है, वरना टीचिंग एक बहुत हाईली पेड ऑक्यूपेशन है बाहर मुल्कों में, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सही है। तो सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वेजेस कम होंगी। अब इस पॉइंट पे अगर आप एक प्रोड्यूसर के पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ा दे, वो यही बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने लोग अवेलेबल हैं, मैं तेरे वर्कर की वेजेस क्यों बढ़ाऊं? तो इससे बार्गेनिंग पावर गिरेगी। सही है। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, अगेन वही बात, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है, वेजेस कम होंगी, तो अगेन वही चीज़, प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई इतने सारे वर्कर मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आप अपने वर्कर की वेजेस बढ़ाने की बात करोगे, मैं उसको निकाल के किसी और को ले आऊँगा। सही है। तो ये भी नहीं होगा। एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स इन द इंडस्ट्री, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब है अब प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कम है। अगर हम प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई अब तेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ा दे, तो वो बोलेगा चलो बढ़ा देता हूँ, चांसेस ज़्यादा है। तो इससे बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी ट्रेड यूनियन की। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट सी नहीं हो सकता था, क्योंकि पॉइंट सी में कह रहा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेजेस कम होंगी। अगर आप जाओगे ना उसके पास, प्रोड्यूसर के पास, बोलोगे भाई मेरे वर्कर की वेजेस बढ़ा, वो बोलेगा मेरे पास मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं नहीं बढ़ा सकता, अगर आप बढ़वाओगे तो मैं निकाल दूंगा और मैं किसी और को ले आऊंगा। सही है। 10 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11। जी जी आप बोले, कोई सवाल? चलो मैं बाद में आता हूँ इसका, फिर ये देख लो फिलहाल। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर इन 2015। सही है। द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर इंजीनियर इन 2015 इन, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बता दो इसकी इनकम क्या है। सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, इस कंप्यूटर इंजीनियर की इनकम बता दो। नहीं जी ऐसा नहीं होता, आप उल्टा सोच रही हो, ऐसा नहीं होता। वो उसमें होता है, ये एक जो आपने चीज़ बोली है ना, ये ए लेवल का पार्ट है कि ए की ट्रेड यूनियन वर्कर प्रोवाइड करती है, तो ऐसा नहीं होता, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इतना। इनकम कितनी है भाई? 40 इज पार्ट ऑफ इनकम, 15 इज पार्ट ऑफ इनकम। ये 5,000 मेरी इनकम नहीं है, ये तो मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। तो मेरी इनकम कितनी हुई? मेरी इनकम होगी 55। क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट इज नॉट योर इनकम। सही है। तो ना इसको माइनस करना है ना इसको ऐड करना है, इसको इग्नोर करना है। सही है। ये चीज़ क्लियर है? सही है। अच्छा, इनकम टैक्स 20% है, तो कोई मुझे मेरी आफ्टर टैक्स इनकम बता सकता है? कोई मुझे मेरी आफ्टर टैक्स इनकम बता सकता है? आफ्टर टैक्स इनकम क्या होगी? अगर इनकम टैक्स 20% है और 55,000 मेरी इनकम है, तो आफ्टर इनकम टैक्स मेरी सैलरी क्या होगी, मतलब मेरी इनकम क्या होगी? क्या करोगे कैलकुलेटर में? आप सिंपली क्या करोगे, 55,000 को 80% से मल्टीप्लाई कर दो ना, 20% से कम कर दो इसको, या थोड़ी ख्वारी कर लो। 55,000 का 20% क्या होता है? 55,000 का 20% होता है 11,000, तो 11,000 को इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 44। ये आपकी इनकम है आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ये क्या है? ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, पोस्ट टैक्स इनकम भी बोलते हैं इसको, पोस्ट टैक्स इनकम। सही। फी अर्न फ्रॉम कंसल्टेंसी, ये भी मेरी इनकम ही है ना, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स। सही है। अच्छा, तो ये 44,000 आ गया। अच्छा, इस 44,000 में से मैं 10% जो है वो सेव करता हूँ, तो कितना सेव कर रहा हूँ मैं? 44,000 का 10% क्या होगा? सेव में कितना कर रहा हूँ? 44,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो 4,400 में क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है द इंजीनियर सेव्ड 10% ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम 44 है, इसमें से 10% में सेव कर रहा हूँ, इसका मतलब है 4,400 जो है वो मेरी सेविंग है। क्लियर? क्लियर?
4,400 मेरी सेविंग है, सही है। अगेन फीस अर्नड फ्रॉम कंसल्टेंसी इज माई इनकम, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म। तो परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म में क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सही है। उसके अलावा जो है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है ये, वो शोरूम वाले एग्जांपल। और सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर। कोई भी प्राइस अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकता, सारे के सारे प्राइस टेकर होते हैं, सही है। तो परफेक्टली कंपैरेटिव का फीचर क्या है, एब्सेंस ऑफ कंपेटिटर्स नो, नॉन प्राइस कंपटीशन नो, वन डोमिनेंट फर्म नो, प्राइस टेकर यस, सही है। क्लियर है। बाकी सारे जो है वो इम्परफेक्ट हैं, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली वगैरह के हैं, सही है। ये परफेक्ट कंपटीशन का 12 का सी, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल सवाल था ये, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई व्हाट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरेज कॉस्ट जब आपकी बढ़ती है, तो ये एवरेज कॉस्ट कम्युनिकेशन के इशूज हो गए, मैनेजमेंट इशूज हो गए, वर्कर्स को लुक आफ्टर करने की कॉस्ट बढ़ गई, तो एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो सबसे पहला ही ऑप्शन है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, सही है। तो ये आपका डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्योंकि आपसे एक लार्ज बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा। आपसे एक लार्ज बिजनेस अगर हैंडल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा एडमिन टीम बिठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ने की हिंट है ये कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मैनेजमेंट इशूज आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इशूज आ रहे हैं, सही है। क्लियर है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, दिस इज नॉट डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एन इंक्रीज इन टैक्सेशन ऑन कंपनीज प्रॉफिट, नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एन इंक्रीज इन द नेशनल मिनिमम वेज, अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सही है। अपनी ओन गलतियों की वजह से जो होता है ना, उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। इंटरनल, बेसिकली इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछ रहा है, सही है, अपनी ओन गलतियों से। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है वो मेरे खुद से थोड़ी हुई है, बाहर वालों ने प्राइस बढ़ा दी होगी। टैक्सेशन गवर्नमेंट ने बढ़ाया, मैंने तो नहीं करा ना कुछ। मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, मैंने तो कुछ नहीं करा ना। मेरी गलती की वजह से जो हो रहा है वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर $6, तो $6 का मेरी सेलिंग प्राइस है। अ यूनिट हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट। अच्छा भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, सही है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या मुझे 0 यूनिट पे कोई एवरेज टोटल कॉस्ट बता सकता है। क्या करोगे, 40 डिवाइड बाय 0 तो 40 होगी। फिर क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 10 क्या होता है 10। फिर क्या करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइड बाय 20, तो आपके पास आ जाएगा 6। देन क्या करोगे, 150 डिवाइड बाय 30, आपके पास आ जाएगा 5। तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही है गलत है। एवरेज कॉस्ट क्या लोएस्ट है 10 यूनिट्स पे, तो कितने यूनिट पे लोएस्ट है, कौन से यूनिट पे लोएस्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट, 30 पे लोएस्ट है, यस, सही है। द फर्म डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट व्हेन 20 यूनिट्स आर सोल्ड। अब ये चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जब अपन 20 यूनिट्स बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये चेक करना पड़ेगा। मुझे बताओ एक यूनिट ये कितने का बेच रहा है, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं पहले। एक यूनिट कितने का बेच रहा है, 20 मल्टीप्लाइड बाय $6, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया 120। और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 20 यूनिट पे, 20 यूनिट में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 120। तो मैं क्या करूंगा, 120 मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो 120 माइनस 120, इसका मतलब है 0। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि 20 यूनिट्स पे कोई प्रॉफिट नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये 20 यूनिट्स को $6 पे बेचेगा तो 120 कमाएगा। इसकी कॉस्ट भी 120 है, इसका मतलब है इसके पास कोई पैसा ही नहीं बच रहा है, इसके पास कोई पैसा ही नहीं बच रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सही, ये मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो बी इज द राइट आंसर। द फर्म हैज नो फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन सी सही है गलत है, ऑप्शन सी सही है गलत है। ये पता कैसे चला फिक्स कॉस्ट है या नहीं, पता कैसे चलेगा, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट है या नहीं पता कैसे चलेगा। यस, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे देखो, ये आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट।
तो अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी कॉस्ट होगी तो वो फिक्स कॉस्ट होती है, सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल कंटिन्यूअसली ओवर दोज आउटपुट। अब ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परफेक्ट आंसर भी आ गया, सही है। तो मेरे ख्याल में बस इसको इतना ही रखना है, ज़्यादा लंबी नहीं करते इसको, सही है। क्लियर है? 14 क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट अबाउट फिक्स कॉस्ट इज करेक्ट? हाँ भाई, फिक्स कॉस्ट की क्या स्टेटमेंट सही है ये तो मैं बताऊंगा, नहीं भाई बताओ क्या आंसर है इसका। क्या आंसर है? D is the right answer, yes. They must be paid even if there is no output. They must be paid even if there is no output. Obvious सी बात है ना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी ये देना पड़ता है, ये फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है। इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द सप्लाई साइड पॉलिसी? सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है? जो हमारी सप्लाई को टारगेट करता है, LRAS वगैरह। तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट कौन सी पॉलिसी है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीजिंग टैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, यस सप्लाई साइड पॉलिसी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रहा है, बॉन्ड बेच रहा है, बॉन्ड बेचने का मतलब है कि मनी सप्लाई कम होगी, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सही। अच्छा, बॉन्ड बेचने का मतलब क्या है? चलो मैं ये भी बता देता हूँ। देखो गवर्नमेंट जो है ना, वो बॉन्ड्स के साथ खेलती है। अब बॉन्ड्स तो आपको पता होगा क्या है, बॉन्ड्स इज बेसिकली कि गवर्नमेंट के पास आप अपना पैसा रखवा रहे हो, सही है। जैसे 10,000 का मैंने बॉन्ड खरीद लिया तो गवर्नमेंट मुझे 10,000 का पर्चा दे देगी, बोलेगी ये भाई ये तेरे पैसे हैं, हमारे पास सेफ पड़े हैं, सही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रन करनी होती है ना, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई को कम करके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, यही करते हैं। मनी सप्लाई को कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट जो है अपने बॉन्ड्स को सेल करेगी, सेल बॉन्ड्स टू पब्लिक, अगर मैं पब्लिक को अपने या लेट्स से मैं कहता हूँ सेल बॉन्ड्स टू एनीवन, बैंक, अगर मैं बॉन्ड्स को बेचूंगा, तो अगर मैं बॉन्ड्स को बेचूंगा तो गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे सामने से, क्योंकि अगर मैं सेल करूँगा, अगर मैं आपको कोई सी ला के बेचूंगा, आप मुझे सामने से पैसे दोगे ना। तो गवर्नमेंट को जब भी इकोनॉमी से पैसा निकालना होता है ना, पैसों की रोलिंग को रोकना होता है, वो क्या करती है, बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देती है। बॉन्ड्स बेचती है तो इकोनॉमी से पैसा कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम होती है, मनी सप्लाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कंजम्पशन गिर जाती है, इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। तो जब भी आप बॉन्ड्स बेचो तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर रही है, इफ द गवर्नमेंट इज परचेजिंग बॉन्ड्स, इसका मतलब है गवर्नमेंट सामने से पैसे दे रही है और अपने बॉन्ड्स वापस ले रही है। तो सामने से पैसा दे रही है, इसका मतलब है मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। तो दिस इज ये क्या होगी, तो ये मेरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है और ये मेरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ बॉन्ड से भी मॉनेटरी पॉलिसी को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इससे मेरे मनी सप्लाई पर इफेक्ट आता है और मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट पर इफेक्ट आता है, सही है। तो इकोनॉमी से पैसा अंदर बाहर करने के लिए होता है ये, सही है। तो सी यहाँ पर सही आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी? What is an aim of government policy? Income tax is a policy itself. Interest rate is a policy itself. Stable prices is an objective. Yes, stable prices is an objective, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, देयर शुड बी लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो सी इज द राइट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सही है, लो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, सही है। तो ये दोनों तो इटसेल्फ एक पॉलिसी है, ये कोई एम ऑफ पॉलिसी नहीं है, इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सही है। तो सी इज द परफेक्ट आंसर, स्टेबल प्राइसेस, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अ गवर्नमेंट हैज द फॉलोइंग रेवेन्यू, चलो मुझे एक एक करके बताओ क्या बोला हुआ है इसने। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, सही, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अच्छा, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट, क्योंकि ये इनकम पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, किस पे लगता है, इनकम, तो प्रॉफिट, सही है। इनहेरिटेंस टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी मेरा डायरेक्ट टैक्स है, सही है। ड्यूटी एंड इम्पोर्ट्स, यस, टैरिफ इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनकम टैक्स तो इटसेल्फ डायरेक्ट है,
सेल्स टैक्स जो है वो मेरा वो है इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या किया है मेरा 40 प्लस 200, 40 प्लस 200, 240 मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है। 240 मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल में क्या क्या आता है, टैरिफ आता है, वैल्यू एडेड टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटीज आता है, जीएसटी आता है, सेल्स टैक्स बोल सकते हो, तो बहुत वर्ड्स हैं, सही है। टैरिफ, वैट, एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी, सेल्स टैक्स, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, which situation involving the building industry is most likely to be investigated by a government body set up to control restrictive practices? कह रहा है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी हरकत होगी, ये सवाल समझो, इंग्लिश थोड़ी सी टेढ़ी लिखी हुई है। इससे बोला हुआ है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी हरकत होगी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, सही है। तो ऐसा क्या होगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे? अब बिल्डर परचेजिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग, क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दोगे? भाई अगर उसने जगह ली है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? नहीं, नॉर्मल सी बात है। ग्रुप्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स अग्रीइंग टू फिक्स प्राइसेस, यस, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये लोग मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के सप्लाई को कम करेंगे और ये लोग जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करेंगे, दैट इज इलीगल। तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई क्यों कर रहे हैं ये लोग। इसको हेवी लफ्जों में बताऊं क्या बोलते हैं? इसको हेवी लफ्जों में बोलते हैं कार्टेल। क्या बोलते हैं? कार्टेल। कार्टेल का मतलब ये होता है ना, सीरीज में देखते हैं ये नार्कोस वगैरह, क्या होता है उसमें? कार्टेल्स होते हैं, सही है, मैक्सिमम, यस। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, आपस में मिलके कार्टेल बना लेते हैं, ठीक है, आपस में मिलके कार्टेल बना लेते हैं, क्लियर है? अच्छा, तो बी इज द राइट आंसर। सेवरल बिल्डर्स बिडिंग फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज कोई बड़ी बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इसमें। सेवरल बिल्डर यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सप्लाई, इससे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सही है। तो बी इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा वाला पार्ट? कौन सा वाला पार्ट? ऑप्शन बी में कह रहा है कि ग्रुप्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल अग्रीइंग टू फिक्स प्राइसेस, अगर मिलके प्राइस सेट कर रहे हैं, अगर मिलके प्राइस सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं वो सप्लाई को जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करेंगे और ये लोग प्राइसेस को बढ़वाएंगे। तो ये लोग एक तरह से मोनोपोली बन रहे हैं, मोनोपोली की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह से कार्टेल बना रहे हैं, कार्टेल, सही है। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, P1 का फोल्डर होगा, वहां पर होगी वीडियोस, सही है, और बाकी अपलोड हो भी गई है। The table shows the change in gross domestic product of 4 countries. Which country has experienced a recession? तो recession क्या होता है? Recession is a downturn in economic cycle. Recession is a downturn in economic cycle. और recession declare कब होता है? Recession declare कब होता है? जब 2 क्वार्टर तक आपकी GDP गिरे, जब 2 क्वार्टर तक आपकी GDP गिरे, या 6 मंथ्स बोल सकते हो, सही है। तो किधर हो रहा है ऐसा बताओ, टेबल रीड करो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, गलत। ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, गलत। यहाँ पर एक क्वार्टर में गिर रहा है, यहाँ पर भी एक क्वार्टर में गिर रहा है, गलत। यहाँ पर दोनों क्वार्टर में बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। यहाँ पर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है, एक क्वार्टर में गिर रहा है, गलत। 2 क्वार्टर तक लगातार गिरना चाहिए, 2 क्वार्टर तक लगातार गिरना चाहिए। यहाँ पर 2 क्वार्टर तक बढ़ रहा है, ये देखो 2 क्वार्टर तक लगातार गिर रहा है, -0.5, -0.5, सही है। 2 क्वार्टर तक कंसेक्यूटिवली गिर रहा है, इसका मतलब है रिसेशन। तो डी इज द राइट आंसर, सही है, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन याद रखना, रिसेशन इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न इन इकोनॉमिक साइकिल, और 2 क्वार्टर तक आपकी जीडीपी गिरनी चाहिए, तब रिसेशन डिक्लेयर करते हो। एक क्वार्टर में गिर जाए ये रिसेशन नहीं होता, सही है। 21, What determines the weights in the consumer price index? भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वेट क्या होता है कि हम कौन सी गुड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन से गुड पे हमारी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन जाता है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है ना वो एक बास्केट ऑफ गुड बनाती है, और उस बास्केट ऑफ गुड में से देखती है कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है वो इंपॉर्टेंस कौन से गुड को दे रहा है। क्योंकि अगर उस गुड की प्राइस चेंज होगी तो हम पे बहुत इंपैक्ट आएगा। तो अगर किसी स्पेसिफिक गुड पे हमारी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जा रहा है और अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाए तो हमारे इनकम के ऊपर बहुत बड़ा हिट आएगा। तो ये देखता है कि भाई किस गुड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं।
तो द proportion of income spent by the average household on particular goods, ये मेरे वेट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरे वेट्स का कॉन्सेप्ट होता है, समझ आया? सही है, ये मेरे वेट्स का कॉन्सेप्ट है, सही है। तो ये तो सिंपल थ्योरेटिकल था, अगेन देखो ऐसे थ्योरी रीड करनी पड़ेगी। देयर वाज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट, देयर वाज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2015। कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2015 में इन्वेस्टमेंट जो है वो गिर रही थी 2015 में। व्हाट वुड बी द लाइकली रिजल्ट ऑफ दिस? एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो गिरेगी। एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते, एक्सपोर्ट गिरेंगे। एन इंक्रीज इन इनकम, इनकम आपकी फॉल होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम भी गिरेगी। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यस, अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो वर्कर बेचारा फारिग बैठेगा क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, प्रोडक्शन गिरेगी, डिमांड फॉर लेबर गिरेगी, जिसकी वजह से आपकी पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही है, समझ आ गया? एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, प्रोडक्शन गिरेगी, डिमांड फॉर लेबर गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? The table shows units of output, value of output, and the number of people employed in an industry over 3 years. What can be concluded from the table? Inflation has increased. Inflation has increased. ये बता सकते हो? प्राइसेस दी हुई हैं? हाँ, नहीं बता सकते। प्रोडक्टिविटी बता सकते हो? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बता सकते हो? आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर। तो क्या मुझे प्रोडक्टिविटी बता सकते हो आप? प्रोडक्टिविटी निकल सकती है, मुझे प्रोडक्टिविटी का डेटा दिया हुआ है, मुझे लेबर भी दिया हुआ है और मुझे आउटपुट भी दिया हुआ है, मुझे लेबर भी दिया हुआ है, मुझे आउटपुट भी दिया हुआ है, चाहे वो एंड में होगा। मुझे लेबर भी दिया हुआ है, मुझे आउटपुट भी दिया हुआ है, तो बताओ ईयर 1 में लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? ईयर 1 में लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? ये देख लेना, ये मिलियंस में दिया हुआ है और ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है। सही है, 2, सही है। ईयर 2 में क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर ना, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर क्या होगी? 3, देन 32 डिवाइड बाई 8, 4। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है थ्रू आउट द टाइम, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है थ्रू आउट द टाइम, बढ़ रही है ना। आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर की अमाउंट जो है वो थ्रू आउट द टाइम बढ़ रही है, इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, भाई आपको कॉस्ट दी हुई है, आपको कॉस्ट रेवेन्यू सब दिया हुआ है, क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? इन्फॉर्मेशन तो दी भी नहीं है, देयर इज नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आप। वर्किंग पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन दी हुई है आपको, पॉपुलेशन दी हुई है आपको, नहीं दिया हुआ, डेटा ही नहीं दिया हुआ, खत्म। तो आपका सिंपल आंसर है बी। सही है, प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज, जो कि साफ साफ प्रूफ भी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करी है। सही है, तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला तो बहुत कॉमन है, आउटपुट पर वर्कर। सही है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। सही है, क्लियर? 24, which feature is found in a developed country rather than a developing country? अब ये आपको आना चाहिए, कल हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया। Which feature is found in a developed country rather than a developing country? अच्छा, क्या एक डेवलप्ड कंट्री में हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेशन होगी? क्या एक डेवलप्ड कंट्री में लोग गांव से शहर जाते हैं? ऑलरेडी शहर में ही होते हैं भाई। हाईली ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, डेवलपिंग कंट्री में ही होता है, डेवलपिंग कंट्री में ये होता है। हाईली ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होता, ये डेवलपिंग इकोनॉमी में होता है, फाइनेंशियल हब में होता है ये। सही है, तो ये डेवलप्ड में होता है। सही है। लो प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन सर्विस इंडस्ट्री, बिल्कुल गलत, डेवलप में हाई होता है, क्योंकि डेवलप में आपका टर्शरी सेक्टर सबसे हाईएस्ट होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी में आपका टर्शरी सेक्टर सबसे हाईएस्ट होता है, कल मैंने इस चीज़ की नॉलेज दी है आपको। लो स्कूल लिविंग एज, डेवलप्ड इकोनॉमी में हाई स्कूल लिविंग एज है, लोग ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं। ये तो डेवलपिंग कंट्री में होता है कि बच्चा जो है वो ए लेवल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, बाप के बिजनेस में घुस जाएगा। नहीं भाई, पढ़ाई पूरी करनी है। तो ये भी मेरा डेवलप्ड कंट्री में नहीं होता। सही है, तो बी इज द राइट आंसर। हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में एग्जिस्ट करता है, डेवलपिंग कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, सही है। ओवर 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल, over 2/3 of the world's poorest people live in
रूरल एरियाज, वो क्या होते हैं, गांव गांव देहात, सही है। दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? ये इसका मतलब पता है किसी को? भाई इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब ये गांव गांव वगैरह में, यस, जब गांव वगैरह में लोग फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स, वो अपने लिए, मतलब गांव देहात में जो है ना, लोगों की इनकम नहीं होती, सही है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने लिए ना वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, सही है। अपने लिए वो लोग वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इनके पास इतना आउटपुट बचता ही नहीं है कि ये लोग बेचें। मतलब ये सिर्फ उतना आउटपुट क्रिएट करते हैं जितना उनके यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा ये लोग कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास आउटपुट नहीं होता, सही है। उनके पास वो नहीं होता, मशीनरी नहीं होती, टूल्स नहीं होते हैं, तो ये लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। अपने लिए ये लोग वेजिटेबल्स उगा लेंगे, अपने लिए ये लोग फ्रूट्स उगा लेंगे, बस अपनी नीड को पूरा कर लेंगे। पर इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता, इतनी मशीनरी नहीं होती कि वो लोग एक्सेस बना के उसको बेचें, सही है। तो व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई पॉवर्टी रिमेन्स एट हाई लेवल फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग फैमिलीज? वो इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता। ये लोग एक्सेस आउटपुट नहीं बना सकते ताकि ये लोग उसको बेच के पैसा कमाएं, सही है। लो इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर फ्रूट ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत। द साइज ऑफ फैमिलीज इज टू स्मॉल टू वर्क द लैंड, बिल्कुल गलत। वुमेन आर डिस्करेज फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चर वर्क, बिल्कुल गलत। सब काम कर रहे होते हैं खेती बाड़ी का वहाँ पे, सही है। ये सिर्फ पैसा एक मसला है जिसकी वजह से ये लोग बेचारे पॉवर्टी में रहते हैं, क्योंकि ये लोग इतना एक्सेस आउटपुट बनाते ही नहीं, सही है। फार्मर जो लोग हैं वो बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सही है। तो ये इसका मतलब आपको आना चाहिए, सही है। इसका मतलब होता है जब आप अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए खेती बाड़ी करते हो, फार्मिंग करते हो, सही है। क्वेश्चन नंबर 26। The government of a developing country allows a multinational mining company to mine minerals in order to improve the standard of living of local people. बहुत कॉमन है, डेवलपिंग इकोनॉमी में मल्टीनेशनल आ रही है, काम कर रही है और वहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। What action by the multinational company will not lead to an improvement in the standard of living? कह रहा है कि मल्टीनेशनल ऐसा क्या करेगा जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपिंग कंट्री में नहीं बढ़ेगा। मल्टीनेशनल ऐसा क्या करेगा जिससे डेवलपिंग कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा? ऐसा क्या करेगा वो? बिल्डिंग टू असिस्ट ट्रांसपोर्ट, इससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इससे तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इससे तो मुल्क में पैसा आएगा। स्किल्स ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, अच्छी बात है। रिटर्निंग प्रॉफिट ओवरसीज, जब ये लोग पैसा बाहर भेज देते ना तो ये नुकसान है, क्योंकि एक तो साल आप हमारे मुल्क में आके आउटपुट बना रहे हो, हमारे मुल्क में पैसा कमा रहे हो, फिर वो पैसा बाहर भेज रहे हो, तो ये नुकसान है ना हमारे लिए। और ऑब्वियस सी बात है, भेजेगा भी ये, तो एक तरह से डिसएडवांटेज है। क्योंकि मल्टीनेशनल क्या होती है, हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होते हैं और ऑपरेट दुनिया भर में कर रहे होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, सही है। तो हेडक्वार्टर इन वन कंट्री एंड फैक्ट्रीज इन मल्टीपल कंट्रीज, सही है। जब आप प्रॉफिट बाहर भेजोगे तो डेवलपिंग कंट्री के लिए नुकसान है। A country wishes to follow a policy of trade protection. Which action should it take? Increase the level of import quotas. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप प्रोटेक्शनिज्म को कम कर रहे हो। इसने बोला है प्रोटेक्शन करनी है, डोमेस्टिक कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, इससे आप प्रोटेक्शन को कम कर रहे हो। लेट से पहले आपने कोटा लगाया हुआ था 500 का और अब आपने कोटा लगाया हुआ है 800 का, इससे तो आपका प्रोटेक्शनिज्म कम हो रहा है, इससे तो आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, सही है। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इंपोर्ट कोटा विल लीड टू हायर इंपोर्ट्स, सही है। तो दिस इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म, आप प्रोटेक्शनिज्म को वीकन कर रहे हो। रिड्यूस इंपोर्ट टैरिफ, इससे भी आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इससे भी आप वीकन कर रहे हो। रिमूव एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल भी आपका प्रोटेक्शनिज्म का टूल होता है, और अगर आप इसको भी हटा दोगे तो इससे भी आपके जो है वो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, सही है। सब्सिडाइज एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, दिस इज अ प्रोटेक्शनिज्म टूल। जब आप अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दोगे ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, ताकि वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएँ, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे हमारा ट्रेड का बैलेंस इंप्रूव होगा। तो डी इज द परफेक्ट आंसर, सही है। समझ आ गया? बस 2 रहते हैं, समझ आ गया? 3 रहते हैं। The UK held in 2012. The UK held the Olympic Games, which attracted a large number of visitors from foreign countries. Which item of the UK's current account balance will have benefited directly from this event? तो large number of foreign visitors का मतलब क्या है? टूरिज्म। करंट अकाउंट में टूरिज्म किधर आता है? ट्रेड इन सर्विसेज।
ट्रेड इन सर्विसेज में आता है इनविजिबल ट्रेड, सही है। तो ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। टूरिज्म बढ़ रहा है, अगर आपकी कंट्री में टूरिज्म बढ़ रहा है तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड इन सर्विसेज है या इंपोर्ट ट्रेड इन सर्विसेज है? एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट है। आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, आप उनको सर्विस दे रहे हो, सर्विस ले थोड़ी रहे हो, आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो दिस इज एन एक्सपोर्ट, ये दिस इज एन एक्सपोर्ट, ये तो टूरिज्म इज एक्सपोर्ट ट्रेड इन सर्विसेज, ये आप सर्विस दे रहे हो। In 2015, the value of the South African currency depreciated against US dollar. सही है। What effect did this have on the US economy? हाँ भाई, बताओ। अच्छा, अगर साउथ अफ्रीकन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही तो यूएस डॉलर क्या होगा? यूएस डॉलर क्या होगा? एप्रिशिएट, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर अफ्रीकन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, सही है। तो क्या होगा? एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या होंगी? गिर जाएंगी। अब देख के बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट्स टू साउथ अफ्रीका बिकेम एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी। साउथ अफ्रीकन करेंसी डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर, इसका मतलब है यूएस डॉलर डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द अफ्रीकन करेंसी, सही है। तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट, हमारे गुड्स जो है वो महंगे लगेंगे साउथ अफ्रीका में। 30, the table shows the rice yield in 4 countries. The table shows C is also possible. The US experienced higher levels of inflation. Appreciation से inflation control होती है, appreciation से inflation control होती है, ये हमेशा याद रखना, कॉपी से रिवाइज करना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों कंट्रोल होती है एप्रिसिएशन से, सही है, तो ये कॉपी से रिवाइज कर लेना। 30, the table shows the rice yield in 4 countries. What may be concluded from this information? तो जापान, इसने मुझे राइस यील्ड दिया हुआ है पर हेक्टेयर, मतलब एरिया वाइज इतने किलो बन रहे हैं, एरिया वाइज इतने किलो बन रहे हैं। बांग्लादेश एंड थाईलैंड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ राइस, आपको पर हेक्टेयर का डेटा दिया हुआ है, आप टोटल कैसे बताओगे? पॉसिबल बात है ना। जापान, बांग्लादेश और थाईलैंड का पर हेक्टेयर सेम है, पर क्या जरूरी है टोटल भी सेम होगा? नहीं, गलत आंसर। जापान प्रोड्यूसेस मोर देन 3 times as much rice in Bangladesh than as Bangladesh. अगेन वही चीज, पर हेक्टेयर 3 times है, टोटल नहीं है। पर हेक्टेयर वो 3 times ज्यादा बना रहा है, टोटल 3 times ज्यादा बना रहा है, हमें नहीं पता, सही है, हमें नहीं पता ना कितने किलो बना रहा है ये भी गलत। जापान प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस पर हेक्टेयर, क्या ये सच है? पर हेक्टेयर की बात करिए, टेबल में भी मुझे पर हेक्टेयर दिया हुआ है, ये सच है, यस, क्योंकि जापान का आप नोटिस करो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है जापान का पर हेक्टेयर, तो सी इज द राइट आंसर। जापान प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ राइस पर पर्सन, मुझे पर पर्सन का डेटा ही नहीं दिया हुआ, मुझे पर पर्सन का डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, पर पर्सन का डेटा मुझे दिया हुआ ही नहीं है, तो सी इज द परफेक्ट आंसर, जो कि आपकी टेबल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है।